स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज है हम लोगों के पास सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में क्या करता है कि बच्चा जो है, पहली चीज़ अपने सेंसेस की हेल्प से जो उसकी इंद्रियां हैं, सेकंड चीज़ अपने मसल्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, इन दो चीज़ों की वजह से या इन दो इवेंट की वजह से वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को करता है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि बच्चा किस तरह से करेगा और किस तरह से नहीं करता है। तो इस स्टेज में पहली चीज़ तो हम लोगों को ये याद रखनी है कि इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे की जो लैंग्वेज है वो अभी डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ नॉट डेवलप्ड येट। अभी इस स्टेज में बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हुई है तो वो अपने एक्शंस की हेल्प से अपने माता पिता को बताता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है कि इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले अभी हम कुछ और बेसिक देख लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि उसके जो है ना कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अब उन एक रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने अंगूठे को चूसना शुरू करता है। ठीक है, अंगूठा चूसता है। सेकंड चीज़, जब उसकी हथेली जो उसकी पाम है उसकी हथेली पर जब कोई अपनी फिंगर को रख देता है, ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा जैसे बच्चे का हाथ है तो उसकी जो है ना ये हथेली है। ठीक। तो ये इस हथेली पे कोई इंसान अपनी फिंगर को रख दे इस तरह से तो ये तुरंत क्या कर लेता है, इसको क्लोज कर लेता है, पकड़ लेता है। ये बच्चा खुद नहीं कर रहा है, ये बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन उस पर ऐसा करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, जैसे ग्रेस्पिंग ऑफ फिंगर हो गया। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, जैसे बच्चे की जो पलक होती हैं तो पलकों का जो झपकना होता है। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अब जैसे जैसे क्या होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होंगे, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस तो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उनमें से एक क्या है, जैसे अंगूठा चूसना और जो ये हथेली वाला है। ठीक, लेकिन जो पलक वाला है, पलकों का जो झपकना है, ये क्या चलता है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। अब इसमें से भी क्या है कि अगर किसी का एज बढ़ने के साथ साथ अंगूठा चूसने की जो आदत है वो मेंटेन रहती है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी हैबिट बन चुकी है। ठीक है, वो क्या है, उसकी आदत बन चुकी है। तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो अब जो ये सेंसरी मोटर स्टेज है ये कब से चलेगी, ये बच्चे के बर्थ से लेके 2 साल तक इसको चलना होता है। और इसी स्टेज में क्या होते हैं कि 2 साल तक आते आते जो बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और जो मोटर स्किल डेवलपमेंट है वो हमारी उसमें शुरू हो जाती है। यानी कि जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है, वो अपने मसल्स को अच्छी तरह से यहाँ पे मूव करना शुरू कर देता है। ठीक। अब कैसे हुआ कि यहाँ पे देखो रिफ्लेक्स एक्शंस खत्म भी होंगे और मोटर स्किल भी क्या होगी, डेवलप होगी। किस तरह से कि सपोज करो जैसे बच्चा था, अब ये 2 साल की एज तक चल गया है तो इसने क्या है ना, चलना शुरू कर दिया है। अब चलना शुरू कर दिया है तो चलते चलते ही कहाँ पहुँच गया, मेज के पास पहुँच गया। एक टेबल है इसके घर में, अपने टेबल के साइड में पकड़ के यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब किचन से क्या हुआ कि किचन से इसकी मम्मी आई और इसकी मम्मी ने क्या करा कि गर्म भगोना इस टेबल के ऊपर रख दिया, जिसमें क्या था कि दूध भरा हुआ था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर फैन चल रहा है तो जिसकी वजह से उसने सोचा कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक। अब कहीं दूर क्या है कि इस बच्चे का जो है ये फादर बैठा हुआ, तो फादर ने देखा कि यार मम्मी ने तो टेबल के ऊपर तो वो रख दिया है और यहाँ पे बच्चा खड़ा है। तो ये अपने बच्चे से मना कर रहा है कि इसको नहीं टच करना है, लेकिन बच्चे को ये लगा कि अरे ये मेरे से बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए है। तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ को, तो अपने अगर हाथ को चला रहा है तो इसका मतलब उसके मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो वो अपने हाथ को इस पर टच करेगा। टच करने के बाद क्या करेगा, अब वो इसको गर्म लगेगा, गर्म लगेगा तो ये तुरंत अपने हाथ को हटा लेगा। तो यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी स्थिति आएगी या जब भी इसकी मम्मी टेबल के ऊपर ऐसी कभी भी कोई गर्म चीज़ रखेगी तो ये उसको टच ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक। सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड है उसका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में क्या होता है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में ये होगा कि जो बच्चा है, बच्चे ने अपने घर में देखा, क्योंकि बच्चे ने तो चलना शुरू कर दिया। अब उसने घर में देखा कि किसी कॉर्नर में उसकी ना एक बॉल पड़ी हुई है। तो जब बॉल पड़ी हुई है और बच्चा 2 साल तक पहुंच चुका है, हमें पता है कि बच्चे ने अब चलना शुरू कर दिया है, तो चलते चलते वो कहाँ जाएगा, इस बॉल को पिक करने की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस बार क्या है कि बच्चे का एक गोल डिसाइड हो गया, एक टारगेट बन गया कि हाँ मुझे इस बॉल को पिक करना है। तो ये क्या होता है, उसका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर अब उसका यहाँ पे शुरू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास क्या, डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है, देखो पहली चीज़ तो इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो ये इमिटेशन वर्ड है इसका मतलब होता है नकल करना। और डेफर्ड इमिटेशन का मतलब हो गया है कि उसी टाइम बच्चा नकल नहीं करता है। जैसे अगर इसका हम कोई एग्जांपल देखें, एग्जांपल ये है कि बच्चे को ने एक टॉय दिया उसके पेरेंट्स ने, तो उसके पेरेंट्स ने इसको ने एक टॉय कैसा दिया है कि ये चाबी से चलने वाला है। अब बच्चे को क्या कर रहे हैं कि ये बच्चा है और बच्चे के सामने ही इस टॉय में चाबी को भर के इसे चला के दे देते हैं।
तो बच्चा देख रहा है कि ये इस चाबी को तो चलाते हैं, इसको घुमा रहे हैं किसी भी तरह से, और ये टॉय क्या है, ये जा रहा है आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब एक टाइम क्या हुआ कि पेरेंट्स ने इसको ये चला के नहीं दिया, या पेरेंट्स किसी काम में बिजी हैं, तो बच्चा क्या करेगा कि खुद अब इस चाबी को घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने पेरेंट्स को देख लिया होता है पहले। तो बच्चा क्या कर रहा है, नकल करने की कोशिश कर रहा है। और डेफर्ड का मतलब है कि उसी टाइम नकल नहीं करेगा, कुछ और टाइम बाद नकल करता है। तो इसको क्या कहते हैं, हमने डेफर्ड इमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चे ने ना ये चीज़ स्टोर कर ली है अपने माइंड में, उसने अपने माइंड में ये चीज़ स्टोर कर ली है कि जो ये टॉय है, ये टॉय कैसे चलेगा, ये चाबी को घुमाने से चलता है। ठीक है, तो ये इसको स्टोर करके बैठ चुका है। तो अगर ये स्टोर करके बैठ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे की जो है मेमोरी भी क्या हो गई है, डेवलप हो चुकी है। ठीक। नेक्स्ट आता है कि इस स्टेज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कैसे है कि जब बच्चा 6 मंथ का है, ठीक है, 6 महीने का है, और वो ना किसी एक ऐसे खिलौने से खेल रहा है कि जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, आवाज़ कर रहा है, और देखा कि बगल वाले कमरे में उसके पेरेंट्स सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं। तो उनको थोड़ी इरिटेशन हुई, तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ से उस बच्चे से ये वाला खिलौना छीन के उसको दूसरा टॉय दे दिया। ठीक है, तो पहले बच्चा रोने लगा, लेकिन जैसे उसको दूसरा ये वाला टॉय दे दिया तो बच्चा अब रोना बंद कर देता है। इसका मतलब बच्चे के दिमाग से ये जो टॉय है ये आउट ऑफ साइट हो चुका है। ठीक है, इसको पता ही नहीं है कि ये टॉय एग्जिस्ट भी कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 6 महीने की उम्र में कि आउट ऑफ साइट भी हो चुका है, यानी कि आंखों से चीज़, आंखों के सामने से चीज़ चली गई, तो साथ के साथ क्या हो रहा है कि वो माइंड से भी चली जाती है। उसको पता ही नहीं कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, तो एज बढ़ती है, तो अगर अब इस स्थिति में आ गया, जब वो 2 साल तक का हो गया, तो उसने अगर इस पेरेंट्स ने इसके इस टॉय को छीन लिया, अगर वो टॉय नंबर ए को छीन के उसको टॉय नंबर बी को देने की कोशिश करता है ना, तो बच्चा के दिमाग में क्या रहता है, इस टॉय की जो इमेज है वो रहेगी ही रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ साइट तो भले ही हो जाए चीज़, यानी कि आंखों के से सामने से ओझल भले ही हो जाती है, बट नॉट आउट ऑफ माइंड, उसके दिमाग से नहीं निकली है वो चीज़। उसको पता है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने छिपा लिया है कहीं। लेकिन जब 6 महीने वाली स्थिति थी तो उसको यही नहीं पता था कि अच्छा ये था या नहीं था। उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं है, आंखों के सामने से जो चीज़ गायब हो गई, इसका मतलब वो चीज़ उसके माइंड में नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 साल तक की एज में आता है तो उसको पता है कि अगर आंखों के सामने से चली गई है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो ये क्या है, ये स्टेज नंबर फर्स्ट की कुछ यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पियाजे का। तो नेक्स्ट आते हैं हम स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या हो गया कि प्री मतलब होता है पहले, यानी कि जो पूर्व है, और ऑपरेशनल स्टेज होगा जहाँ पर कि बच्चे की, इट मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, ऐसे स्टेज जिसमें बच्चे की क्या है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले वाली स्टेज है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक। इस वाली स्टेज में क्या होता है ना कि इस वाली स्टेज में जो होगा वो बच्चे क्या करेंगे, इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं। ठीक है, उनका कोई लॉजिक नहीं होता, बस वो इलॉजिकल थिंकिंग दे रहे हैं। ठीक है, जब वो इलॉजिकल थिंकिंग देंगे तो इस वाली जो प्रोसेस है इसको हमने बोला है, इसको हमने बोला है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब देखो कैसे, इस ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में ये हुआ कि हमने ना एक एग्जांपल लिया, देखो बच्चा कैसे इलॉजिकल दे रहा है कि उसके पास ना एक बलून था। ठीक है, वो बलून जो है ना किसी पॉइंटेड चीज़ से टकरा के, किसी नुकीली चीज़ से टकरा के वो क्या हो गया, वो बस्ट हो गया, यानी कि फूट गया। और साइमल्टेनियसली क्या हुआ था कि जब वो बस्ट हुआ था तो उस दौरान क्या था ना कि कोई भी एक कुत्ता था, वो कुत्ता जो है ना वो भौंक रहा था। ठीक है, तो अब देखो उसने भौंकना शुरू किया और इधर क्या हुआ, इसका बलून पॉइंटेड चीज़ से टकरा के फूट गया। तो अब बच्चा क्या इलॉजिकल थिंकिंग दे रहा है कि कुत्ते ने भौंकना शुरू किया जिसकी वजह से मेरा बलून क्या है, ये फूट गया। तो ये क्या है, ये बच्चे की इलॉजिकल थिंकिंग है। लेकिन यहाँ से ना एक चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चे ना यहाँ पे कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में बता रहे हैं। इफ़ेक्ट मतलब कि बच्चे ने ये बताया कि भाई जो मेरा बलून है, बलून जो है ना फूट गया, और इसका कारण उसने क्या बताया, तो देखो उसने कारण ये बताया कि कुत्ता भौंक रहा है, और भौंकने की वजह से इफ़ेक्ट क्या हुआ है, वो ये इफ़ेक्ट हुआ है कि मेरा बलून जो है वो फूट गया है। तो यहाँ पे क्या कॉज एंड इफ़ेक्ट उन बच्चों में डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि इसमें एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो है ना यहाँ ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ सजीव है और कौन सी चीज़ निर्जीव है, यानी कि कौन सी तो लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। उसको ना सभी ये लगता है कि सभी के सभी क्या है, सभी सजीव हैं। कैसे, देखो तुम लोगों ने ना ये देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा छोटा सा है और ये छोटा सा बच्चा चल रहा है और यहाँ पे ना कोई टेबल है, तो ये टेबल से टकरा गया,
तो टेबल से टकराएगा तो बच्चे ने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ठीक है, रोना शुरू कर दिया तो इधर से आए इसके पेरेंट्स। जब इसके पेरेंट्स आए तो इन्होंने कहा कि अरे कि अच्छा तुझे टेबल ने मारा, तो ये कहेगा हाँ मुझे टेबल ने मारा। जब तक कि पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स इस टेबल में 2-3 थप्पड़ नहीं लगा देंगे तब तक जो ये बच्चा है ये रोना बंद नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे तो ये लगता है कि सभी के सभी क्या है, सभी चीज़ें सजीव होती हैं। ठीक, इसके अलावा तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि इसी एज में आके ना, इसी एज ग्रुप में आते हैं कि बच्चे, जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियां क्या कर रही हैं, गुड्डे गुड़िया का गेम खेलती हैं। ठीक है, वो खेल करेंगी कैसे, अपनी एक गुड़िया ले लेंगी डॉल, उस डॉल को क्या करेंगी, वो सुलाने का काम करती हैं। ठीक है, उसको स्लीपिंग, उसको खाने का काम करेंगे, उसकी शादी कराएंगे, सब चीज़ें वो काम करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी क्या है, ये भी सजीव हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये होता है एनिमिज्म, जिसमें कि बच्चा ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन सी लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को अपने जो है टेडी बियर्स के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक, टेडी बियर के साथ रहना तो इसलिए पसंद होता है क्योंकि उन्हें क्या है ना, सॉफ्टनेस चाहिए होती है बच्चों को, जो कि क्या है, टेडी जिस मटेरियल का बना होता है वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो उन्हें अपनापन सा लगता रहता है उसमें। ठीक, फिर आते हैं इस स्टेज में और क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी में क्या है कि पियाजे ने, देखो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये पियाजे ने अपने बेटे के ऊपर ही किया था। बेटे के ऊपर कैसे किया कि पियाजे ने ना क्या करा कि स्कूल से उसे लेके गया। स्कूल अभी देखते हैं, पहले स्कूल और यहाँ पे क्या है, घर। तो पियाजे ने क्या करा ना कि वो अपने घर से ना उसको स्कूल जाने के रास्ते तक तो उसे लेके गया। ठीक है, यहाँ से उसे छोड़ दिया। अब उसने उससे ये कहा कि ऐसा है कि अब तू ना स्कूल से घर आ जाइए वापस, क्योंकि रास्ता तो मैंने तुझे दिखा दिया है। तो उसने ये देखा कि जो उसका बच्चा था ना वो इस रास्ते से वापस ही नहीं आ पाया। ठीक, तो फिर उसने अपने बच्चे से पूछा कि भाई तुझे ऐसा क्या हुआ कि तू घर नहीं आ पाया। तो उसने कहा कि मुझे ना घर से स्कूल जाने का रास्ता पता है लेकिन स्कूल से घर आने का रास्ता नहीं पता है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इरिवर्सिबिलिटी, जिसमें वो एक रूट को जानता है लेकिन दूसरे रास्ते को नहीं जानता है। ठीक, फिर इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है हमारे पास क्या, ईगोसेंट्रिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही मैं, ये कुछ लोग तो गलत बताते हैं। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चे जैसा सोचते हैं, यहाँ सोचने पे है, बच्चा जैसे थिंकिंग करता है या बच्चा जैसे सोचता है तो उसको ये लगता है कि सभी उसी की तरह सोच रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखो इसका एक ना कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लिखते हैं कि यहाँ पे ना इसको बच्चे को ना कोई एक आइसक्रीम का स्पेशल फ्लेवर पसंद है। तो अगर सपोज करो इसे ना जैसे वनीला फ्लेवर इसको पसंद है, अगर इसे वनीला फ्लेवर पसंद है तो इसे ये लगता है कि सभी को ना यही फ्लेवर पसंद है। ठीक, तो ये होता है ईगोसेंट्रिज्म कि भाई जो चीज़ मुझे पसंद है वही चीज़ सभी को पसंद होगी, जिस चीज़ से मुझे नफरत है सभी लोगों को उसी चीज़ से नफरत होगी। ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग किसकी तरफ, सेंट्रेशन की तरफ। तो अगर हम सेंट्रेशन की तरफ आए तो सेंट्रेशन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा क्या कर रहा है, वन एस्पेक्ट पे। ठीक है, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट ओनली। ठीक, अब देखो इस चीज़ को हम किससे समझेंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाले से। अब लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाले में क्या होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन में जो बच्चा रहेगा वो हमारा कम और ज़्यादा में गलती करता है, कम और ज़्यादा में गलती करना। अब देखो इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि हमने ना 2 चॉकलेट लेके आए। एक चॉकलेट तो ये इस तरह से है लेकिन इसके ना हमने टुकड़े नहीं करे हैं, और एक चॉकलेट दे दिए हमने बच्चों को ये इस तरह से, और इसके ना फिर हमने ना टुकड़े कर दिए इस तरह से। ठीक, ये तो अब इसमें से क्या होगा कि हमने इसको टुकड़े कर दिए, तो अब हमने बच्चे को कहा कि ये तो ये वाली चॉकलेट है, एक तो ये है और कुछ ये चॉकलेट रखी है। तो हमने कहा कि बताओ तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन कम और ज़्यादा में गलती करेगा, तो बच्चे किसको पिक करते हैं, बच्चे इसको पिक करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत सारी चॉकलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं कि बच्चे सिर्फ यहाँ पे इसी एस्पेक्ट को फोकस कर रहे हैं कि ये नंबर से ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसके अलावा ये एग्जांपल लिया कि हम लोगों ने ना एक गिलास ये लिया पानी का और एक गिलास ये लिया पानी का, दोनों एक जैसे हैं, पहला गिलास और दूसरा गिलास। फिर हमने बच्चों से पूछा बताओ बच्चों इसमें किस में पानी ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि दोनों में ही ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमने ना एक तीसरा गिलास ले लिया इस तरह से। ठीक है, तीसरा गिलास जब हमने लिया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बन गया है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो एक गिलास हमने यहाँ पे लिया और एक गिलास ये लिया, तो बच्चों ने बताया कि पहले और दूसरे गिलास में क्या है ना, पानी बराबर है।
लेकिन हमने तीसरा गिलास लिया और वो थोड़ा सा ना कम चौड़ा है, और हमने इस वाले सारे गिलास के पानी को इसमें डाल दिया, तो ये इतना भर गया। अब हमने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, पहले गिलास में और तीसरे गिलास में किस में पानी ज़्यादा है? तो बच्चे क्या बताएंगे? सिर्फ तीसरे गिलास में पानी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, और वो भी एस्पेक्ट क्या है? वो है हाइट, यानी कि लेवल, कि इस गिलास में पानी क्या है, ज़्यादा ऊपर तक है। वो सिर्फ चौड़ाई को नहीं देख रहे हैं, उन्होंने चौड़ाई को देखा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ हाइट को देखा। तो ये तो हो गया सेंट्रेशन, जब वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे कम और ज़्यादा की गलती कर रहे हैं, तो ये हो गया लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया है। ठीक। अब इसके आते हैं कुछ सब स्टेजेस। तो अगर हम सब स्टेजेस देखें तो पहली तो है सिंबॉलिक, दूसरी है इंट्यूटिव थॉट्स। तो जब अगर हम सिंबॉलिक की बात करें तो सिंबॉलिक में क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर आके ना अपनी चीज़ों को सिंबल की फॉर्म में बताना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो सिंबल्स को बनाना भी शुरू कर देते हैं। सिंबल्स को कैसे? कि जैसे बच्चे यहाँ पे क्या है ना, पेंटिंग करना शुरू कर लेता है इस वाले स्टेज में। ठीक है, इस स्टेज में पेंटिंग करना शुरू कर देता है, तो वो क्या करता है कि अपने स्कूल में पेरेंट्स की जैसे उसने ना वो बनाई पेंटिंग, ड्राइंग करके लाया। तो ड्राइंग कैसे करके लेके आएगा? अच्छी तो करेगा नहीं, लेकिन आड़ी तिरछी जैसी भी करके लाएगा, वो बना के ज़रूर लाएगा। ठीक है, तो यहाँ वो सिंबल्स की फॉर्म में बताना शुरू कर देता है, जैसे ये मेरे पापा हो गए, ये मेरी मम्मी हो गई, ये मेरा भाई हो गया, बस ये इसके सिंबल्स हो गए। ठीक है, 1 2, वो डॉग बनाएगा, डॉग का सिंबल बनाएगा, चेयर बनाना शुरू कर देगा, टेबल बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ सिंबल्स की फॉर्म में बनाएगा, प्रॉपर नहीं बनाएगा लेकिन बनाएगा ज़रूर। ठीक, तो ये तो फर्स्ट था सिंबॉलिक। फिर दूसरा आता था क्या हम लोगों के पास, क्या? इंट्यूटिव थॉट। जो ये इंट्यूटिव थॉट है, ठीक है। अब इनकी ना एक बार एज और बता देता हूँ कि ये एज कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। तो वहीं अगर हम सिंबॉलिक की बात करें तो सिंबॉलिक जो चलता है, ये चलता है 2 से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे हैं, ये सिंबॉलिक में बात करेंगे। इंट्यूटिव थॉट वाले में क्या है, 4 से लेकर 7 ईयर्स वाले। और टोटल जो स्टेज 2 है ये हमारी चलती है, टोटल चलेगी 2 से लेकर 7 साल तक, ये पूरी स्टेज चलती है। ठीक। अब हम आते हैं इंट्यूटिव थॉट्स में। तो इंट्यूटिव थॉट्स में क्या होता है ना कि जैसे ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा ना इस उम्र में आने के बाद, इस स्टेज में आने के बाद ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अब इसने ना क्वेश्चंस आस्क करने शुरू किए, और देखो बदले में क्या हुआ, इसको जवाब भी मिल गए। ध्यान से सुनना, बदले में इसको जवाब भी मिल गए हैं, आंसर्स इसको मिल गए हैं। बट ठीक है, ये भूल गया है। क्या भूल गया है? कि किसने, ये ध्यान रखना, कि किसने इसको क्वेश्चन का जवाब दिया था। ठीक है, बट आंसर इसके दिमाग में फीड हो गया है। ठीक है, वो क्या है ना, वो दिमाग में फीड हो गया है आंसर। ठीक, अब जब भी इससे नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन हम लोग इससे पूछेंगे, हमने ना इससे क्या करा, सेम क्वेश्चन इससे पूछा बच्चे से। ठीक, तो बच्चे ने क्या करा कि फटाफट उसका आंसर दे दिया, उसका आंसर दे दिया। तब हम पूछेंगे हाँ भाई तुझे कैसे पता पड़ा? तो ये कह रहा है हाँ मुझे तो पता है, बस हाँ मेरे दिमाग में आ गया, मुझे पता है, मुझे तो पता है। पर उसे ये नहीं पता रहता कि हाँ ये इसने कभी पूछा था और इसको जवाब भी मिल गया था, और अगर मिल भी गया था तो वो किसने बताया था। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास क्या, इंट्यूटिव जो थॉट्स होते हैं।